हेलो स्टूडेंट्स, मैं कलीम 11th क्लास की फिजिक्स की तरफ फिर से आपको लेकर चलता हूँ। क्लास 11 की फिजिक्स में हमने प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ा था। प्रक्षेप के अंतर्गत फिर उड्डयन काल के बारे में पढ़ा। उड्डयन काल के बारे के बाद हम क्षैतिज परास, अधिकतम ऊंचाई के बारे में व्यंजक भी निकाला था हमने पिछले कक्षा में। अब उनके बीच में संबंध निकालेंगे। हम देखा क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई के मध्य संबंध। तो आप देखा एच मैक्स इज इक्वल टू, आप देखेंगे यू स्क्वायर अपॉन जी के बदले में क्या लिख सकते हैं, आर मैक्स लिख सकते हैं, देख सकते हो आप। तो यह हो जाएगा 2h मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर मैक्स। अर्थात प्रक्षेप की क्या अधिकतम ऊंचाई से 2 गुने के बराबर कौन होता है, उसका अधिकतम क्षैतिज परास होता है। याद रखिएगा क्या बोला कि किसी प्रक्षेप का क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई के 2 गुने के बराबर होती है। ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, इसको मैंने आपको बता दिया, जो कि पिछले व्यंजक में जाकर आप क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलूंगा मैं। अब क्या होगा जब किसी ऊंचाई से किसी प्रक्षेप को फेंका जाए, ये देखिए ये ऊंचाई से जब क्षैतिज दिशा में जब उसको फेंका जा रहा है ना, क्या हो रहा है, ऊंचाई से प्रक्षेप को क्षैतिज दिशा में फेंका जाए। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फेंका जा रहा है ना क्षैतिज में, कोई कोण नहीं बन रहा है, याद रखिएगा। है ये वक्रीयमान है। जब हम किसी छत से हम पत्थर को फेंकते हैं, वैसी घटना आप समझ सकते हैं। फिर मैंने बताया था भाई ऊपर से नीचे आता है तो जी के मान में निरंतर वृद्धि होती है, क्योंकि उस वस्तु को ग्रेविटी अपनी ओर क्या करता है, खींचते रहती है। याद रखिएगा। फिर हम चले कि बताया भाई यहाँ पर कोई घटक वटक काम नहीं करेगा। माना कि वस्तु को y ऊंचाई पर, देखो y ऊंचाई पर क्या कर दिया गया है कि चोटी पर रख दिया गया है, और जब उसका क्षैतिज से जब फेंका जाता है, क्योंकि क्षैतिज फेंका जाएगा तो त्वरण का मान 0 होगा। याद रखना क्षैतिज वेग में त्वरण 0 होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो वह क्या होता है, उस दूरी पर आकर x के मान, तो देखो जैसे जैसे वो नीचे गिर रही है उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में अर्थात वेग में वृद्धि। कोई वस्तु को ना ऊपर से जब ऊपर से ना जब नीचे की ओर फेंका जाता है तो वस्तु के वेग में निरंतर 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 जब नीचे आती है तो वस्तु के वेग में वृद्धि होती है। याद रखिएगा। तो ये वृद्धि आपको दिखाई पड़ रही है, और जी का मान ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ग्रेविटी नीचे की ओर आ रही है, गुरुत्वाकर्षण का मान। तो हमने कहा गति के द्वितीय समीकरण से क्या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो हमने कहा क्या त्वरण तो 0 हो गया, क्योंकि क्षैतिज दिशा में फेंका जा रहा है, मैंने चित्र बना दिया। और यहाँ पर क्या हो गया, विस्थापन चूंकि y पर यहाँ पर कैसे फेंका जा रहा है, इस तरीके से जब फेंका जा, क्षैतिज पे फेंका जा रहा है, तो क्षैतिज दूरी कितनी है, x है। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, x। तो x इज इक्वल टू u इनटू t। कोई घटक नहीं लगेगा u sin cos थीटा, क्योंकि मैंने कोण नहीं बनाया है, याद रखिएगा। फिर हम क्या करेंगे, s का मान रख देंगे, s का मान x होगा, तो x अपॉन u इज इक्वल टू t। हमने t का मान निकाल दिया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये क्षैतिज दिशा के लिए हो गया, क्षैतिज दिशा के लिए ऐसा निकाल सकते हैं। फिर हमने कहा ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए, जब ऊर्ध्वाधर के लिए बात किया तो फिर से गति का दूसरा समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब s का मान तो क्या हो जाएगा y, और चूंकि वस्तु तो आ गई है धरातल में, और वस्तु धरातल में आ गई है तो वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम रखेंगे, यहाँ रखा तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0 इंटू टी।
प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। जब हम तो जानते हैं जैसे ध्रुवीकरण ऊपर या नीचे जाती है तो क्या हो जाती है, और जी हो जाती है। धनात्मक क्यों है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 1 से किसका मान ज्ञात करने पर, से t का मान रखने पर, जब हमने t का मान रखा तो क्या पाया, y इज इक्वल टू 1/2 g इंटू टी का मान क्या है, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर। यही होता है प्रक्षेप्य गति का सूत्र। जब किसी ऊंचाई से प्रक्षेप को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ये आपको पूछेगा, निष्कर्ष किसी प्रश्न को बोलेगा ऊंचाई से फेंका जाए क्षैतिज दिशा में, तो ये था आपका, देख सकते हैं इस मेथड। हम अब अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। कुछ उसमें कंटेंट्स दिए हैं ना, द्विविमीय गति में कुछ परिभाषाएं वृत्ति गति से संबंधित है, क्योंकि उस वृत्ति गति को हम फिर से ये गति के नियम में पढ़ने वाले हैं लाइन से, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। और अब जो पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे ताकि रिपीट होगा। अगर मैं वहां पढ़ाता तो यहाँ नहीं पढ़ाता, उससे अच्छा मैं इस चैप्टर में और अच्छे डिटेल से दिया है, इसलिए मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अब हम चलते हैं गति के नियम की तरफ। गति, गति शब्द का उपयोग देखिए, ब्रह्मांड में सभी वस्तु गतिशील है ऐसा कहा जा सकता है, और गति के बिना कुछ भी नहीं होगा। आप कहेंगे कैसी गति हो रही है भाई, किस प्रकार की गति हो रही है? अगर मैं बात कर पा रहा हूँ या आप मुझे सुन पा रहे हैं तो भाई आप भी जीवित हैं, आपका हृदय धड़क रहा है। बच्चा पैदा होता है तो थोड़ा देर बाद वो भी चलना, वो भी गति करना चालू करता है। ब्रह्मांड के सभी पिंड, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है वो सभी चलायमान है। इवन हमारे ग्रह पृथ्वी जिस पर हम जीवन यापन करते हैं वो भी चलायमान है, वो भी क्या हो रहा है, मोशन में है, गति में है। तो सभी, तो यहाँ पर किसी भी गतिशील अथवा विरामावस्था या वो कहते हैं कोई वस्तु विरामावस्था में हो या गत्यावस्था में हो, उसके स्थिति में परिवर्तन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है क्या, इसके लिए महत्वपूर्ण होता है एक बाह्य कारक। उस बाह्य कारक को क्या कहते हैं आप देखते हैं, उस बाह्य कारक को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। वह बाह्य कारक जिसके क्या, वह बाह्य कारक जिसमें किसी वस्तु के विरामावस्था अथवा गत्यावस्था अथवा उसके आकार आकृति में जब हम परिवर्तन कर सकते हैं, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की विरामावस्था गत्यावस्था क्या और उसकी आकृति और उसके आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा रखता है, उस बाह्य कारक को ये क्या कहते हैं, बल कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और इसका विमीय समीकरण, विमीय सूत्र होता है क्या, m(n)t-2। और क्या यह एक सदिश राशि है। इस छोटी छोटी बातें। अब आ जाते हैं जड़त्व, इनर्टिया। जड़त्व क्या होता है, किसी पदार्थ या किसी वस्तु का वह गुण जो किसी विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में अपने वस्तु को परिवर्तन करने में असमर्थ रहता है। क्या कहते हैं, जो वस्तु विरामा में है तो विरामा में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गत्या में है तो गत्या में ही रहेगी, क्योंकि वह उसकी अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। इसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व।
तो विराम का जड़त्व क्या होता है? जब कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो प्यारे बच्चों, इसके उदाहरण को देखें। उदाहरण में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर बोला कि अगर किसी फल से लदे हुए वृक्ष को जब हम हिला रहे हैं और जब हिलाते हैं तो क्या होता है, वहां से वो फल टूट जाता है। क्यों टूटता है ये देखें। जब हिलाते हैं ना तो पूरी टहनियां गतिशील होती है, किंतु हमारा जो फल होता है वो विरामावस्था में होता है और विरामावस्था होने के कारण टहनी से टूट जाता है और सीधा नीचे गिरता है। तो ये होता है फल टूटने का कारण। इसके बाद और उदाहरण, जब कोई वस्तु गाड़ी अचानक से क्या होती चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वह पीछे की ओर इसलिए झुक जाता है क्योंकि जब वस्तु गाड़ी अचानक चलती है तो उस पर केवल सतह अर्थात यहाँ कमर के नीचे का भाग जहाँ पर आप हम बैठते हैं उतना ही भाग गतिशील होता है और हमारा शरीर का ऊपरी भाग गतिशील नहीं रहता है, वो तो मूवमेंट ले लेता है। इसलिए हम ये विरामावस्था में रह जाता है, इसलिए हम क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और आप बुक में भी पढ़ सकते हैं। तो ये था विराम का जड़त्व। जब कोई वस्तु विरामावस्था में रहती है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ऐसे ही फिर बताएंगे हम क्या, गति का जड़त्व। जब कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो वह गत्यावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। क्या हुआ, जब कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो वह गत्यावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसके लिए उदाहरण है कि जब कभी किसी गाड़ी में हम बैठे हैं तो अचानक से ब्रेक लग जाता है तो हम आगे की ओर हो जाते हैं। इसका उल्टा क्यों? क्योंकि हमारा शरीर बैठे हैं उसके नीचे का सिरा विरामावस्था में हो जाता है और हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा क्या हो जाता है, गत्यावस्था में हो जाता है, जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये इसका उदाहरण था गति के जड़त्व का। तो ये था जड़त्व। अब हम चलेंगे न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या होता है, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लग जाए। इसका तात्पर्य हुआ कि जड़त्व का ही नियम है, क्योंकि यही से भी उत्पन्न हुआ होगा, इसलिए इसको जड़त्व का भी नियम कह सकते हैं कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही होगी, गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में ही होगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये था गति का प्रथम नियम जो इसके उदाहरण को सार्थक कर सकता है। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संवेग। वी कैन से इन इंग्लिश मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, संवेग। यह एक सदिश राशि है जिसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका SI मात्रक अभी नहीं बताते, अब परिभाषा देते हैं। परिभाषा संवेग बता, जब किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस पर लगने वाले वेग के गुणनफल को ही वस्तु का संवेग कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला या किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। P = m/v। देख लिया आपने। अब क्या कहेंगे, इसका SI मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और वेग का होता है मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इसका विमीय समीकरण क्या होगा, विमीय सूत्र किलोग्राम का m होता है, वेग का L/-1। तो ये हो गया विमीय सूत्र, आप देख सकते हैं। तो इसे कहा संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है।
और यह इसका भी सूत्र है, इसके पीछे ये एक सदिश राशि है। मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं गति के, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की तरफ। चलते हैं, देखिए कुछ बातें बता देता हूं। परिवर्तन, ये डेल का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। ये डेल का मतलब परिवर्तन। अगर p आ गया तो संवेग में परिवर्तन, अगर v आ गया तो वेग में परिवर्तन, अगर a आ गया तो त्वरण में परिवर्तन, और बटे आ गया तो दर। डेल t आया तो क्या लिखेंगे? दर। त्वरण में परिवर्तन की दर। अगर p लिखा तो संवेग में परिवर्तन की दर। इन बातों को याद रखना। तो बताता है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ही क्या कहते हैं हम? न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। इसकी उत्पत्ति की तरफ चलते हैं। मान लेते हैं, माना कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है तो संवेग बराबर संवेग, तो हमारा संवेग p1 हो गया। द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान m है और वेग को यहाँ पर u माना है हमने। फिर कहा क्या कि t समय, डेल t समय पश्चात क्या करने पर? F बल लगाने पर वेग v तथा संवेग p2 है, तो p2 बराबर m इंटू v, क्योंकि संवेग बदल गया, m तो द्रव्यमान वेग समान रहेगा ना, तो ये दो हो गया। तो 2 माइनस 1 किया तो p2 माइनस p1 इज इक्वल टू mv माइनस mu। तो p2 स्थिति में परिवर्तन हो रहा है इसके संवेग के, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक मतलब डेल p, अभी बताया था मैंने, m कॉमन है, v माइनस u। ये दिख रहा है आपको, चूंकि v माइनस u वेग में परिवर्तन, तो ये भी हो जाएगा डेल v। तो मैंने क्या किया, सब सदिश राशि है तो एक कोशिश करें कि अगर छूट रहा है तो सब में क्या लगाया जाए? सदिश का चिन्ह लगाया जाए। ये हो जाएगा डेल p इज इक्वल टू m डेल v। तो बोला डेल t का भाग देने पर संवेग परिवर्तन की दर हो जाएगी, तो जाएगा डेल p अपॉन डेल t इज इक्वल टू m डेल v अपॉन डेल t। चूंकि हम जानते हैं डेल v अपॉन डेल t इज इक्वल टू a होता है, ये वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो क्या हो गया? डेल p अपॉन डेल t इज इक्वल टू m इंटू a। समीकरण नंबर 3 आप देख सकते हैं। फिर बताया भाई कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या? F प्रोपोर्शनल टू डेल p अपॉन डेल t। ये समीकरण नंबर 4। अब देखेंगे 3 से जो ये मान है ना, इसको यहां रख देंगे। तो 3 से डेल p अपॉन डेल t का मान रखने पर जब रखा तो क्या पाया? F समानुपाती ma, तो F इज इक्वल टू k ma, जहां के एक क्या है? नियतांक है। आपको तो पता है जब समानुपाती चिन्ह हटाया जाता है तो एक नियतांक लगाया जाता है, और मैंने क्या किया तथा k इज इक्वल टू क्या कह दिया? एक। ये होता है F इज इक्वल टू ma। ये होता है आपका
न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, जिसके अंतर्गत कभी हम बोलता है लिख कर सिद्ध कीजिए F इज इक्वल टू ma। ये था आपका गति का दूसरा नियम। आप देख सकते हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसी व्यंजक के आगे है एसआई पद्धति एवं सीजीएस पद्धति में जो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम था। हम जानते हैं बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुना 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बोलेगा कभी कभी 1 न्यूटन की परिभाषा, तो 1 न्यूटन वह बल होता है जो किसी वस्तु में, जब किसी वस्तु के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, उसे क्या कहते हैं, 1 न्यूटन बल कहते हैं। अब सीजीएस में करेंगे तो क्या होगा, 1000 ग्राम होता है, और मीटर का क्या होता है, 100 होता है सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 की घात 5। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। ये स्टैंडर्ड मान है, क्योंकि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। फिर आ जाते हैं हम आवेग की तरफ चलेंगे, फिर एक साथ आप नोट कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। आवेग, जब किसी वस्तु पर सूक्ष्म समय अंतराल के लिए जब कोई बल लगाया जाता है, किसी वस्तु पर सूक्ष्म समय अंतराल के लिए जब कोई बल लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो देखेंगे आवेग का फार्मूला, तो आवेग बराबर बल गुना सूक्ष्म समय अंतराल। आवेग इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, बल F इंटू सूक्ष्म समय अंतराल डेल टी, ये हो गया समय। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, समय का सेकेंड। यह एक सदिश राशि है, सीजीएस में बता सकते हैं डाइन सेकेंड, ठीक है। इसका विमीय समीकरण, विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र m/L/T-1 होगा। तो ये था आवेग, जब किसी वस्तु पर क्या लगाया जाता है, सूक्ष्म बल लगाया जाता है, तो उसके उसी को ही क्या कहते हैं, उस वस्तु का आवेग कहते हैं। अब आ जाते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम जो था ना, F समानुपाती डेल P अपॉन डेल T, इस पर बात करेंगे। देखो यहाँ पर ये नियत है, इसको ध्यान में मत रखो। P, F और डेल T एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर समय बढ़ेगा तो बल कम होगा, अगर बल अधिक होगा तो समय कम होगा। याद रखना पूरा खेल समय पर है। ये व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, एक दूसरे के उल्टा, एक का मान बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। तो एक उदाहरण देते हैं इसका। क्या कारण है कि क्रिकेट खिलाड़ी अपने ओर आने वाली गेंद को पीछे की ओर खींच लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, इस प्रकार से उसे चोट कम लगता है, ऐसा पूछेगा। तो आपको बताना है जब क्रिकेट खिलाड़ी अपनी ओर आने वाली गेंद को पीछे की ओर खींचता है तो डेल टी के मान में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण F के मान में कमी आती है। F मतलब बल, बल मतलब एक चोट वाला। कई बार हम क्रिकेट खेलते हैं, अपना हाथ को पीछे नहीं करते, फट से जोर से लगता भी है और क्या होता है, केज भी छूट जाता है। तो क्या बताता है, जब पीछे की ओर खींचता है तो डेल टी के मान में वृद्धि होती है, जिसके कारण क्या होता है, बल के मान में कम हो जाता है, कमी हो जाती है, जिसके कारण उसे चोट नहीं लगता है।
ऐसे ही और भी बताते हैं क्या कारण है कि फर्श पर अगर कांच का पॉट को पटक दिया जाए तो टूट जाता है, लेकिन मिट्टी के फर्श पर वह नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि मिट्टी के फर्श में एक स्पंजीनेस होता है, स्पंज होता है, जिसके कारण क्या होता है, वह थोड़ा समय लेता है, गिरता है तो थोड़ा पटकाता है तो समय लेता है, जिसके कारण डेंसिटी के मान में वृद्धि हो जाती है और क्या हो जाता है, समय बल कम हो जाता है और चोट नहीं लगती, अर्थात टूटता नहीं है। ऐसे ही कुश्ती खेलने वाले लोग, ताइक्वांडो खेलने वाले लोग देखे तो सीट बिछाते हैं, वो भी स्पंजी रहता है ताकि वो गिरेगा, वो दबेगा, दबेगा तो समय लगेगा, समय लगेगा तो बल कम लगेगा, बल कम लगेगा तो चोट नहीं लगेगा। बल का मतलब चोट समझ लीजिए दिमाग में। तो ये था आपका क्या, गति के द्वितीय नियम से संबंधित कुछ एग्जांपल्स। अब हम आगे चलेंगे गति के तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया, तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया समान होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया क्या होती है, समान होती है। बताता पहले वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु पर लगने वाला बल। तो देखो भैया जो क्रिया बल होती है ना वो नीचे लगती है, और प्रतिक्रिया क्या होती है, मान लेते आप क्या हो गया, कोई ने किसी ने आपको मार दिया, और मार दिया तो क्या होगा, अब आप बदल हो गए, आप साला मेरे को मारा, तो ये क्रिया हुआ, आपको मार दिया, अब आप उसका बदला लेंगे तो आपका प्रतिक्रिया होगा। तो किसी वस्तु में क्या बताया, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात F21 क्या है, क्रिया, और प्रतिक्रिया क्या है, ये विपरीत प्रतिक्रिया। विपरीत कहा इसलिए ऋण लगाया, अर्थात दोनों का बीजीय योग क्या होता है, इसको ध्यान है, जीरो होता है। ये होता है गति का तृतीय नियम। ऐसे इसके उदाहरण को भी देख लेते हैं। क्या होता है इसका उदाहरण, कि भाई जब रस्सी बाल्टी से हम पानी खींचते हैं तो पानी खींचते जैसे रस्सी टूट जाती है तो बाल्टी सीधा जितने झटके से कुएं में गिरती है उतने ही ऊपर झटके से जो व्यक्ति रस्सी पकड़ा रहता है वो भी क्या होती है, पीछे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या हो रही है, प्रतिक्रिया। क्रिया किधर हुआ, कुएं पर जो बाल्टी गिरे और क्रिया था, प्रतिक्रिया किसको मिला, हमको मिला। तो आज की क्लास ही करते हैं खत्म। प्यारे बच्चों, आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। आप रोज वीडियो देखिए और रोज पढ़िए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।